नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चीन की। एलएसी पर चीन की नापाक हरकत तो दुनिया देख रही है। अब उसका जासूसी कांड भी बेपर्दा हुआ है। खुलासा हुआ है कि चीन देश के करीब 10,000 नामचीनों पर नजर रखे हुए हैं और चीन की जासूसी लिस्ट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई दूसरे बड़े लोग शामिल हैं। भारतीयों की जासूसी करता है चीन। नामचीनों पर नजर रखता है चीन। चीन की जासूसी का क्या है मकसद? एक तरफ चीन एलएसी पर रार ठाने बैठा है, दूसरी तरफ वो भारतीयों की जासूसी भी करवा रहा है और उसकी जासूसी की लिस्ट में प्रधानमंत्री से लेकर देश के दूसरे नामचीनों के नाम शामिल हैं। यह खुलासा देश के एक अंग्रेजी अखबार ने किया है। चीन कैसे इस जासूसी को अंजाम दे रहा है वो बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि वो देश में किनकी जासूसी करवा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, सीडीएस विपिन रावत, इन पर चीन नजर रखता है। इनके अलावा चीन की जासूसी की लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। जिन केंद्रीय मंत्रियों की चीन जासूसी करवाता है उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सड़क एवं परिवहन मंत्री वीके सिंह, खेल मंत्री किरण रिजिजू, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम शामिल हैं। इन लोगों के अलावा चीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी करवाता रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चीन ने जासूसी करवाई है। मौजूदा मुख्यमंत्रियों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी चीन की नजर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान, कर्नाटक के पूर्व सीएम के सिद्धरामैया, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा, झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पर चीन ने नजर रखी है। इनके अलावा चीन ने बड़े नेताओं के परिवार वालों पर भी नजर रखी। साथ ही तीनों सेनाओं के 15 पूर्व प्रमुखों, जुडिशरी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, मीडिया, कल्चर एंड रिलीजन से लेकर तमाम क्षेत्रों के लोगों पर चीन की नजर है। आइए अब जान लीजिए चीन कैसे इस जासूसी को अंजाम दे रहा है। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चीन के शेनझेन शहर में मौजूद झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी भारतीयों की निगरानी कर रही है। कंपनी का चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध है। बताया जा रहा है कि ये चाइनीज कंपनी सभी हस्तियों की डिजिटल जिंदगी को फॉलो कर रही है। कंपनी लोगों का रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर चीनी सरकार से साझा कर रही है। आपको बताएं कि कंपनी की ओर से इस डाटा को चीनी कंपनियां हाइब्रिड वॉर का नाम देती हैं। साफ है चीन की इस करतूत के पीछे नेक इरादा नहीं है और उनकी ये करतूत अब बेपर्दा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चीन की इस नापाक हरकत को, चीन की चालाकी को, उसकी मंशा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ देखिए चीन एलएसी पर कई महीनों से भारत के साथ रार ठाने बैठा है, नाराजगी भी है और रार भी नजर आती है। और दूसरी तरफ देखिए देश के प्रमुख लोगों की वो जासूसी भी करवा रहा है। देश के एक अंग्रेजी अखबार ने इसका खुलासा किया है। यही नहीं, हम आपको बता रहे हैं पीएम के साथ साथ, प्रेसिडेंट के साथ साथ राज्यों के कई सीएम और कई दूसरे नेताओं पर चीन नजर रख रहा है। चीनी कंपनियां इसमें चीनी सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कोई अलग नीति पर चीन काम कर रही है। बढ़ते आगे,
चीन सीमा पर तैनात जवानों के साथ पूरा देश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल है कि इस वक्त पीएम मोदी ने अपने इस बयान के जरिए क्या संकेत देने की कोशिश की है। देश की सुरक्षा पर बोलने से पहले तौलिए, जवानों को लेकर पीएम के संकेत समझिए। बेतुके बयानों से चीन को फायदा मत पहुंचाइए। एलएसी पर तैनात जवानों के साथ पूरा देश एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पीएम मोदी ने ऐसी बात कही है जिसमें कोई मीन मेख निकाल ही नहीं सकता। सीमा पर तैनात जवानों का साथ देने से कोई कन्नी काट ही नहीं सकता। तो भला सत्ताधारी इस बयान का समर्थन कैसे नहीं करेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने सही बात कहा है। पूरे देश के जनता का समर्थन एलओसी पे जो भी हमारे मुस्तैद जवान हैं उनके साथ है। स्वाभाविक रूप से हम सब जवानों के पीछे हैं। सवाल है तो इसकी टाइमिंग पर। जी हां, संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के शुरू होने से चंद मिनट पहले ही पीएम मोदी ने यह बात कही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मॉनसून सत्र शुरू होने से चंद मिनट पहले पीएम मोदी ने ये क्यों कहा? मॉनसून सत्र के ठीक पहले पीएम मोदी के इस बयान का मतलब क्या है? चलिए पीएम मोदी के इस बयान का मतलब समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस बयान के एक और हिस्से को सुनते हैं। बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। पहला शिकार तो चीन है, जबकि दूसरा शिकार है विपक्ष। तो चलिए पहले विपक्ष की बात करते हैं, जिसने पीएम के इस बात का समर्थन तो किया है, साथ ही अपनी मांग भी रखती है। There's no question about that. Of course we support the soldiers on the border, but the government is accountable to Parliament to tell us what's happening. When have they actually reported to us on what's happened, what the talks between the defense ministers, the talks between the foreign ministers, what they've accomplished? The nation needs to know. दरअसल सत्र शुरू होने के पहले से ही तय माना जा रहा है कि चीन के मुद्दे पर संसद के दोनों सत्रों में गहमा गहमी रहेगी। कई तरह के सवाल उठाए जाएंगे। चीनी जो साजिश हो रहे हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक मानेसर प्लीज सीधी साजिश हम देख रहे हैं। तो पीएम मोदी ने पहले ही इसका जिक्र कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि सुरक्षा के मामले में देश एक है और बेवजह के सवाल से कम दुश्मनों को फायदा ना पहुंचाया जाए। बता दें कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और कश्मीर के मुद्दे पर संसद में विपक्ष की तरफ से कही गई बातों को पाकिस्तान मुद्दा बना चुका है। वहीं चीन को यह साफ संदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सीमा में भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उस पर मौसम के प्रहार से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए अब जवानों को लेकर पीएम ने जो संकेत दिए हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। 6 महीने से, जी हां, 6 महीने से एलएसी पर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प भी हुई है और पीएम का साफ संदेश है कि बेतुके बयान ना दिए जाएं। पीएम के संदेश का असर भी यहां दिखने लगा है। विपक्ष ने सरकार के साथ हां में हां मिलाया है और उम्मीद यही की जा रही है कि विपक्ष का समर्थन सरकार को आगे भी मिलता रहेगा। चीन की साजिश को लेकर यह बड़ा बयान दिया है और संकेत दिया है प्रधानमंत्री ने कि इस बारे में तमाम जो नेता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब एक साथ रहें। इधर एनडीए के उम्मीदवार वरिष्ठ नेता हरिवंश को दोबारा राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। मानसून सत्र के पहले दिन उच्च सदन में जेपी नड्डा ने उपसभापति पद के लिए हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा और उनकी ही पार्टी के थावरचंद गहलोत ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने हरिवंश को बधाई दी। names have been proposed, but one good candidate only can be elected. So I declare that Sri Harivansh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के इस घोषणा के साथ ही हरिवंश लगातार दूसरी बार उपसभापति चुन लिए गए।
चुने जाने के बाद हरिवंश ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समय और अवसर का ख्याल रखना होगा। उपसभापति के रूप में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेना सुनना बड़ा ज्ञानवर्धक रहा। पूरे देश के स्पीकर्स अलग अलग जहां राज्य सरकारें हैं बार बार कहा कि हमें इन व्यवधानों के बारे में जितना संभव हो मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। यह सदन भी सामूहिक रूप से ऐसे प्रसंगों पर विचार करेगा, क्योंकि तेजी से बदलती दुनिया में समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरिवंश जी का जितना सम्मान मैं करता हूं, सदन का हर सदस्य उनका उतना ही सम्मान करता है। मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। पीएम मोदी ने सदन में हरिवंश की जमकर प्रशंसा की, साथ ही शानदार अंपायर भी बता दिया कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान रहते हैं। नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। हरिवंश ने शून्य से शिखर तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया है। हरिवंश दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। राज्यसभा ने उन्हें ध्वनिमत से उपसभापति चुना है। सिताब दियारा गांव में 30 जून 1956 को हरिवंश का जन्म हुआ था। उन्हें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। 1990-91 में पीएमओ में सहायक सूचना सलाहकार भी वो रह चुके हैं। जदयू ने 2014 में हरिवंश को राज्यसभा में भेजा था। हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने कई समाचार पत्र और पत्रिकाओं में काम किया। चर्चित समाचार पत्र प्रभात खबर के वो मुख्य संपादक भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और कुछ जानकारी भी हरिवंश को लेकर वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, लगातार दूसरी बार है, इससे पहले भी एक बार और इस बार दूसरी बार हरिवंश उपसभापति चुने गए। हरिवंश को ध्वनिमत से उपसभापति चुना गया। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं हरिवंश, ये कहा जाता है। जदयू ने 2014 में हरिवंश को राज्यसभा में भेजा था। और देखिए, जदयू नेता हरिवंश का सभी दलों के नेता जो है सम्मान भी करते हैं, ऐसी छवि है उनकी। कई समाचार पत्र और पत्रिकाओं में हरिवंश ने काम भी किया हुआ है और एक अलग और साफ छवि के नेता भी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार को सौगात की तीसरी किस्त देने वाले हैं। शहरी क्षेत्र से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इनमें से 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं, तो 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई। तो देखिए, सौगात की तीसरी किस्त है जो कल मिलने वाली है बिहार के लोगों को। 4 प्रोजेक्ट जलापूर्ति से, तो 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट से जुड़ी हुई है। और बिहार की 7 परियोजनाओं की लागत जो है 541 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मतलब ये बड़ी सौगात बिहार के लोगों के लिए। बिहार का नगर विकास की ओर आवास विभाग से जुड़ा यह प्रोजेक्ट है। पटना के बेउर में बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी होगा। पटना के करमली चक का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन होगा। सिवान और छपरा में जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण होगा। सिवान और छपरा में शुद्ध पानी मिलेगा 24 घंटे यहां के लोगों को। पटना के बेउर इलाके में प्रधानमंत्री सीवरेज प्लांट के काम का शुभारंभ करेंगे और इसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। इस सीवरेज प्लांट से पटना नगर निगम के 10 वार्डों के लोगों को फायदा होगा। सीवरेज प्लांट का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। नमामि गंगा परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है सीवेज प्लांट। आप देख सकते हैं ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, जहां कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। उसकी जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, खास करके जो ये बेउर स्थित जो सीवेज प्लांट है नमामि गंगे के तहत बुडको द्वारा बनाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो है बुडको को ये जिम्मेदारी दी गई थी बनाने का और बुडको के द्वारा बनाया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लांट है ये, और ये पूरे पटना के जो सीवेज का पानी होगा वो यहाँ लाने के बाद साफ़
यहाँ पर होगा। उसके बाद इसको पुनपुन में छोड़ा जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। और जो पटना का पानी होगा, पटना का जो गंदा पानी होगा, नाले का पानी, सीवेज का पानी होगा, वो यहाँ पे यहाँ लाया जाएगा और यहाँ से फिर पुनपुन नदी में यहाँ साफ करने के बाद पुनपुन नदी में छोड़ा जाएगा। आप ये बेउर का ये जो है इलाका है जो पूरे आधा पटना को साफ खास करके जो सीवेज का पानी है वो साफ़ करेगी यहाँ पे। और इसके लिए काफ़ी बड़ा, काफ़ी करोड़ों का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है। पटना बेउर से अमरजीत शर्मा। तो देखिए, सौगात की तीसरी किस्त कल बिहार को मिलने वाली है। इस खबर को भी समझते हैं। चुनाव से पहले योजनाओं में तेजी आ गई। जी हां, चुनाव है बिहार में और इससे पहले जो भी योजनाएं हैं उनको तेजी से लागू किया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2 किस्त में योजनाओं की जो सौगात है वो पहले मिल चुकी है और पीएम मोदी कल तीसरी किस्त में बिहार को कई सौगात देने वाले हैं। बिहार नगर विकास विभाग से जुड़े हैं प्रोजेक्ट, तो वहीं पटना में सीवरेज प्लांट का काम जो है वो भी शुरू होगा। तो देखिए, चुनाव से पहले तमाम योजनाओं की शुरुआत हो रही है और उद्घाटन भी कि चुनाव से पहले तमाम काम निपटा लिए जाए। समाजवाद के पुरोधा और कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि उस आग पर सियासतदान बेशर्मी से सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। इस पर खुद को रघुवंश बाबू का अपना बताने वाले भी हैं और विरोधी भी हैं। मौत से पहले लिखी चिट्ठी पर आरजेडी सवाल उठा रही है। सवाल है कि आखिर ये क्यों? निकलना खुद से आदम का। सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची। जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया। मुझे क्षमा करें। सादर, रघुवंश प्रसाद सिंह। निधन से 3 दिन पहले लिखी रघुवंश बाबू की यही वो पहली चिट्ठी है जिसमें लिखे 38 शब्दों से उन्होंने लालू यादव से 32 साल पुराना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन उनके निधन के बाद उनकी पार्टी के नेता उनके लिखे एक एक शब्द को झूठ और षड्यंत्र करार दे रहे हैं। ये जांच का विषय है और ये आप भी जानते हैं कि जो आदमी आईसीयू में रहेगा वो लेटर नहीं लिखेगा। जो चिट्ठी का मामला है वो कहीं न कहीं इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कहीं न कहीं इसमें राजनीति कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता भी रघुवंश बाबू की लिखी चिट्ठी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि सडनली जब वो आईसीयू में चले जाएं और इस तरह का जो चिट्ठी प्रकरण है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। वहीं आरजेडी की ओर से चिट्ठी पर उठाए सवाल को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है। जीवित थे, उनकी सुध नहीं ले रहे थे और उन्होंने अपनी भावना दुनिया के पहले लोकतंत्र वैशाली के प्रति किया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी, उसके बाद अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। उनको एक लोटा पानी समुद्र में बताकर फेंकने की बात तेज प्रताप ने की। जीते जी तो बेइज्जत किया, अब मरने के बाद उनकी विद्वता को, उनकी लेखनी पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ रघुवंश बाबू की लिखी चिट्ठी पर उनके ही पार्टी और सहयोगी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश को लिखी गई उनकी चिट्ठी में की गई मांगों को सीएम नीतीश कुमार गंभीरता से ले रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने भी रघुवंश बाबू के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। साफ है, रघुवंश बाबू को जीते जी न पार्टी नेताओं ने सम्मान दिया और अब उनके निधन के बाद भी उनकी चिट्ठी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, रघुवंश बाबू के चिट्ठी के मायने को भी समझते हैं जरा हम। रघुवंश बाबू बिहार की सियासत में अहम चेहरा माने जाते थे। 1977 से लगातार वो मुख्य धारा की राजनीति में भी रहे और अपने निधन से पहले उन्होंने लालू को चिट्ठी लिखी और नीतीश को भी चिट्ठी लिखी। लालू को लिखी चिट्ठी को लेकर आरजेडी के नेता अब परेशान हैं और इधर चिट्ठी के बहाने एनडीए नेताओं के निशाने पर आरजेडी के नेता हैं और ये चिट्ठी अब इस पर खूब सियासत भी बिहार में हो रही है और राजनीति में ये चिट्ठी बेहद अहम हो गई। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं, जहां वो जनता से सीधा संवाद करेंगे, साथ ही करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। लेकिन सीएम के इस दौरे को दुमका उपचुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
भले ही दुमका और बेरमो उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जोर शोर से सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। सीएम हेमंत सोरेन खुद मिशन दुमका में जुट गए हैं। 3 दिवसीय दुमका दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जनता से सीधा संवाद करेंगे, साथ ही जिले को कई सौगात देंगे। डीएमसीएच में ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करेंगे, विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वार्ता होगी। एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए राशि का वितरण करेंगे। डीएमसीएच में कोविड टेस्टिंग लैब का निरीक्षण के साथ इंडोर स्टेडियम में उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। संथाल परगना में कैसे सरकार के जो भी की जो योजनाएं हैं कैसे काम कर रही हैं, लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों की समीक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री दुमका के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। मंत्री जो भी दलीलें दें, लेकिन सीएम की यात्रा को दुमका चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि दोनों सीटों पर फिर कमल खिलेगा। सरकार बने लगभग 9 महीने लगभग हो गए और झारखंड प्रदेश की जनता सरकार के कार्यकलाप को बहुत नज़दीकी से समझ रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, चाहे बेरमो हो चाहे दुमका हो, वहां पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। इसमें कोई शंका शिकवा की बात नहीं। सीएम के दुमका सीट छोड़ने के कारण यहां उपचुनाव की नौबत आई है। सीएम ने बरहेट और दुमका सीट से विधानसभा चुनाव जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी थी। वहीं कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से बेरमो सीट खाली हुई है। दुमका से पंचम झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार